हाल ही में GST@6 अब चूंकि 7 साल हो गए हैं सरलीकृत सॉरी हाल ही में GST@6 सरलीकृत कर समग्र विकास विजन के साथ छठा GST दिवस मनाया गया है। GST के बारे में देखें, GST एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने केंद्र राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, 1 जुलाई 2017 को यह लागू की गई थी। GST संरचना, GST प्रणाली के तहत दोहरी संरचना को अपनाया गया है। इसमें केंद्रीय GST तथा राज्य GST शामिल है। इन्हें क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर एकीकृत GST लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। हालांकि इस एकत्रित कर को गंतव्य डेस्टिनेशन राज्य के साथ साझा किया जाता है। GST परिषद की बात करें, यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर की दरों, छूट, राजस्व बंटवारे सहित GST के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेती है। GST की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले है एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना के लिए। सेकंड क्या है, जटिल कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट क्या है, टैक्स कास्केडिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए। कर संग्रह में तकनीक के इस्तेमाल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। कर संग्रह की उच्च लागत को कम करने के लिए। GST का प्रभाव क्या है, इससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला है। क्यों बढ़ावा मिला है? क्योंकि GST परिषद में की जो बैठकें होती है सहकारी संघवाद का उदाहरण वो बन गई है। इससे केंद्र और राज्य के लिए विभिन्न जटिल मुद्दों पर वार्तालाप, चर्चा करना और समय पर निर्णय लेना आसान हो गया है। दूसरी बात है, कर के बोझ में कमी आई है। GST के तहत कर की दर कम होने से सामान्य उपयोग वाली वस्तुओं से संबंधित कर में गिरावट आई है। इसके अलावा ये बोल सकते हैं टैक्स बाउंसी में वृद्धि हुई है। फिर टैक्स जो GST के साथ देखें तो GST के साथ उच्च टैक्स बाउंसी बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है? यह राष्ट्रीय आय तथा सरकार द्वारा कर सुधार संबंधी प्रयासों के चलते राजस्व में आय परिवर्तनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो टैक्स बाउंसी क्या है? टैक्स बाउंसी में दिखाया जाता है कि GDP की ग्रोथ के साथ टैक्स ग्रोथ कैसी है, उसी को टैक्स बाउंसी कहा जाता है। एक से अधिक कर उछाल यह दर्शाता है कि कर राजस्व राष्ट्रीय आय की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक, और भारत में कितना है? लगभग टैक्स बाउंसी 2% के आसपास है। टैक्स बाउंसी 2 है। इसके अलावा है MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को GST से लाभ हुआ है। खासकर GST के तहत जो कंपोजिशन स्कीम लाई गई थी, तो कंपोजिशन स्कीम QRMP, वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न जैसे उपायों की सहायता से MSP के अनुपालन बोझ में कमी आई है। राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है और अभी कितना चल रहा है राजस्व संग्रह? लगभग प्रति माह 1.7 लाख करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हो रहा है। राजस्व में वृद्धि और कर उछाल आया है। तो राज्यों के GST राजस्व में उल्लेखनीय उछाल आया है। GST के लागू होने से पहले का इसकी दर 0.7% थी, लेकिन GST लागू होने के बाद जो उछाल है या फिर टैक्स बाउंसी है वो कितनी हो गई है? 1.22%। बाजार एकीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो अगर 3-4 निकालें तो सबसे पहले कास्केडिंग में कमी आई है, कंप्लायंस में वृद्धि हुई है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिला है, कलेक्शन को बढ़ावा मिला है, और इसके अलावा सूक्ष्म लघु उद्योगों को फायदा हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। तो कास्केडिंग में कमी आई है, कंप्लायंस को बढ़ावा मिला है, कलेक्शन को बढ़ावा मिला है।
इसके बाद है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब चुनौतियाँ देखें तो सबसे पहले क्या है, बहुत सारी स्लैब है, तो मल्टीपल स्लैब, तो एक चुनौती क्या है, बहुत सारी स्लैब होना। ठीक है, इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो आज भी कई प्रकार की जीएसटी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो इसमें डीजल पेट्रोल है उसको बाहर रखा गया है, तो डीजल पेट्रोल एविएशन फ्यूल इन सबको बाहर रखा गया है। प्रौद्योगिकी की खामियां क्या है, तो जीएसटी पोर्टल ई वे बिलिंग प्रणाली को कई तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अभी तक इस दिशा में वांछित प्रगति नहीं हुई है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी एटी की अनुपस्थिति, ऐसी स्थिति में करदाताओं को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि जीएसटी एटी के लिए सक्षम कानूनी प्रावधान पेश किए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पूर्णतः कार्यात्मक नहीं बनाए गए हैं। तो अभी तक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की अनुपस्थिति की भी समस्या बनी हुई है। करदाताओं के भरोसे में गिरावट आ रही है। क्यों आ रही है गिरावट? जीएसटी पंजीकरण को मनमाने ढंग से रद्द करने और अपारदर्शी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट की मनाही, अपारदर्शी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट की मनाही के खिलाफ देश के विभिन्न हाई कोर्ट में करदाताओं द्वारा भारी संख्या में याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके लिए जीएसटी कानून के कठोर कार्यान्वयन को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। इसके अलावा है कर चोरी तथा धोखाधड़ी संबंधी दावे भी देखे जा रहे हैं। जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी फर्मों के खिलाफ हालिया अभियान में 304 सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें 9,000 फर्जी जीएसटी पहचान संख्या और 25,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे शामिल हैं। मतलब बड़ी संख्या में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर धोखाधड़ी देखी जा रही है। अब इसके बाद है जीएसटी में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सूचना साझाकरण, सरकार ने पीएमएलए के प्रावधानों में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति प्रदान करना है। वर्तमान में जीएसटी अधिनियम की धारा 158 भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अभियोजन और यहाँ तक कि मौजूदा किसी भी अन्य कानून के दायरे के अधीन आने वाले किसी भी जानकारी का खुलासा करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, तो सरकार क्या कर रही है, फील्ड अधिकारियों द्वारा किए जा रहे डिजिटल उपकरणों के उपयोग से जीएसटी अनुपालन को बेहतर बनाने में मदद मिली है। इन डिजिटल उपकरणों में आईटीसी सत्यापन, ई-वे बिल सत्यापन, एडवेट द्वारा कार्रवाई योग्य जानकारी आदि शामिल है। 2021 में शुरू किया गया अद्वैत अप्रत्यक्ष करों के लिए एक प्रमुख विश्लेषण परियोजना है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। अप्रत्यक्ष कर राजस्व को बढ़ाने हेतु, करदाता आधार को बढ़ाने हेतु और डेटा संचालित कर नीतियों का समर्थन करने हेतु। तो इन तीनों के लिए बिग डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इस अद्वैत परियोजना में किया जा रहा है। पंजीकरण मानदंडों को सख्त बनाना, जीएसटी अधिकारी मौजूदा और नए पंजीकरणों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो टैगिंग शुरू करने की दिशा में प्रयासरत है। यह कदम जोखिमपूर्ण संस्थाओं अर्थात कपटपूर्ण तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली इकाइयों के लिए उठाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को मजबूत करना। इसका उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से पैन और आधार कार्ड का दुरुपयोग करने वाले धोखेबाजियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। ठीक, अब फाइनली जीएसटी को अधिक परिष्कृत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले है कर की दरों को युक्त बनाना। यह अनुपालन में आसानी और रिफंड तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाधा रहित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन किया जाना चाहिए, जैसे कि कर दाखिल करने संबंधी अनुभवों को सरल बनाया जाना चाहिए। लीकेज को रोकने के लिए नियमों के पालन को कठोर किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग खासकर ई रिटर्न, ई चालान, ई वे बिल
आधार प्रमाणीकरण आदि की सहायता से प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। ऑडिट मूल्यांकन और जांच को सुव्यवस्थित करना चाहिए, जैसे कि ऑडिट मूल्यांकन और जांच को सुव्यवस्थित करना, जैसे कि समन जांच ऑडिट की प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपीज जारी की जानी चाहिए। कर नेटवर्क का विस्तार, जिनमें शराब, पेट्रोलियम तथा अन्य उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। तो कर नेटवर्क का विस्तार, जैसे कि शराब, तो शराब पे कौन लगाता है? एक्साइज ड्यूटी लगती है, और कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। और एथेनॉल पे कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी।